mathematician Brahmagupta claimed a plus 0 is equal to a minus 0 is equal to a multiplied by 0 is equal to 0, and a divided by 0 is equal to 0, where a stands for any quantity. In the case of division of a quantity by 0, Brahmagupta's claim was found wrong. The division of a quantity by 0 is infinity and not 0. This error was corrected by Bhaskar, another great Indian mathematician. The Indian numbers first entered Spain, then Italy, France, England and Germany. By the end of the 16th century, the abacus and other mechanical devices were given up. नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम निर्माण में डिप्लोमा के सभी विद्यार्थियों का हम इस सत्र में स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये इस सेशन का पहला कार्यक्रम है और इसमें हम बात करेंगे रेडियो माध्यम की। वो माध्यम जिसमें आप लोग निर्माण करना चाहते हैं, जिसके प्रोग्रामिंग के बारे में आप कुछ सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे के कुछ कार्यक्रमों में इसकी कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन आज चूंकि पहला प्रोग्राम है, इसलिए हम विशेष बातचीत करेंगे कि रेडियो मीडियम क्या होता है, ये प्रिंट और टेलीविजन से किस तरह विभिन्न है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या कमियां हैं, इसकी क्या खासियतें हैं और इसमें कार्यक्रम बनाते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस सब जानकारी के लिए हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं आकाशवाणी में उप निदेशक के पद पर कार्यरत श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी। वाजपेयी साहब, स्वागत है आपका। वाजपेयी साहब हमारे कार्यक्रमों में पहले भी आ चुके हैं और आप लोग इनके अनुभव से, इनकी बातचीत से वाकिफ हैं। हम आज की बातचीत शुरू करते हैं। हम बात करेंगे रेडियो माध्यम की विशेषताओं की। तो वाजपेयी साहब, सबसे पहले क्या आप हमारे विद्यार्थियों को कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे? आपका रेडियो में काम करने का एक लंबा अनुभव रहा है कि रेडियो के लिए जब हम कार्यक्रम बनाने की बात करते हैं या बात दिमाग में जब सोच आती है, जी जी, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या विशेषताएं हैं इस माध्यम की? सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से और आपका धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर देवल, जैसे आपने कहा कि अगर हम रेडियो के कार्यक्रम निर्माण के लिए इन्होंने चुना है, तो सबसे पहले इस माध्यम को हम समझ लें। हमारे माध्यम में अच्छाई बुराई क्या है, वो माध्यम है कैसा। तो जो भी जनसंचार का माध्यम है, वो यानी रेडियो भी एक जनसंचार का माध्यम है, यानी कि अपनी बात को दूर तक ले जाना। तो जो भी कार्यक्रम वो एक तरह का संदेश है, जो संदेश जो श्रोता है उनको ग्रहण करते हैं। तो अब अगर हम ये समझें कि और जो दूसरे माध्यम है, जैसे बुनियादी माध्यम हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपस में बात करते हैं, तो हमारे पास साधन क्या क्या है। तो इस बातचीत में हमारे साधन है, हम बात कर रहे हैं, शब्द हमारे पास हैं, हमारे अंग संचालन है हमारे साथ, और हम जो हमारे चेहरे के हाव भाव हैं, हम ऐसे संकेत करते हैं, यानी कि चुप हो जाना है। जी हाँ। हम कोई चाय कहता है, चाय पूछता है कि आप भी चाय लोगे, हम ऐसे इशारा कर देते हैं थोड़ी सी। कोई कहता मैं आई कम इन, हम कहते हैं नहीं, मतलब अभी नहीं आना है। तो इन चीजों से मिलकर हमारी भाषा बनती है। ये हमारे जो इस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं, इसी तरह से आगे बढ़े तो हम प्रिंट में चलें, किताबें और अखबार और पत्रिकाएं,
वहां पर जो मुद्रित शब्द है, छपा हुआ शब्द है, वो हमारे पास है, हमारे पास चित्र है, हमारे पास ग्राफ है, हमारे पास सारणी टेबल वगैरह हैं। अब एक एक माध्यम के साथ हम चलते चलते, जैसे किताब पढ़ रहे हैं हम, तो कोई दूसरा तरीका नहीं होता कि आप कोई और काम कर लें और किताब भी पढ़ लें, ये संभव नहीं है। किताब को पढ़ना ही पड़ेगा, किताब पर ही ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक बात। अब इस बात को बहुत ध्यान रखने के बाद जब हम रेडियो के माध्यम की तरफ चलेंगे, तो जाहिर है कि अब आपको कोई चीज आप किताब में पढ़ रहे हैं, जैसे अखबार है, हम सुबह सुबह पहले देख लेते हैं, शाम को आकर कई बार इत्मीनान से पढ़ते हैं। यानी कोई जरूरी नहीं कि हम अखबार को साथ के साथ ही पढ़ें, हमारी मर्जी पर अभी पढ़ें, 10 मिनट बाद पढ़ें, आधे घंटे या 2 दिन बाद पढ़ें। किताब के साथ भी यही है। लेकिन अब आप सोचिएगा, जब हम रेडियो माध्यम की बात करेंगे अभी, तो इस पर ध्यान देने की बात है कि रेडियो माध्यम में तो जो कार्यक्रम चल रहा है वो साथ के साथ ही सुना जाना है। यानी जो संदेश हम दे रहे हैं वो साथ के साथ डिकोड होना है, जो श्रोता जो सुन रहा है वो साथ के साथ समझता चले। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब इसके बाद आप आइए, हमारा जो दृश्य माध्यम है, टेलीविजन है या फिल्म है, इसमें हमारे साथ दृश्य है, शब्द भी हैं, और टेलीविजन पे एक सहूलियत और है जिसमें नीचे आप देखते हैं कि वो विवरण भी और बहुत सारा दे सकते हैं। जी। अब हमारे पास, यानी कि रेडियो के पास क्या है, हमारे पास दुनिया में कहीं भी रेडियो के कार्यक्रम बनते हैं तो हमारे पास होते हैं शब्द, हमारे पास होते हैं साउंड इफेक्ट यानी कि ध्वनि प्रभाव, और हमारे पास संगीत है। संगीत को हमने रेडियो की भाषा में प्रोग्राम बनाने के लिए एक मददगार एक तत्व की तरह से शामिल कर लिया है। बिल्कुल। और एक मौन, जो मौन है जिसकी वजह से हमारी व्याकरण बनती है रेडियो में। तो कुल मिलाकर के हमारे पास यही 4 चीजें हैं जिनसे हमारे सारे प्रोग्राम बनते हैं। तो अब ये माध्यम को समझना, जैसे मैंने कहा, एक बुनियादी बात थी कि अगर आप फिल्म देखने गए हैं तो फिल्म जाकर थिएटर में बैठकर ही देखेंगे, और टेलीविजन का कोई सीरियल देख रहे हैं कुछ भी तो आप लग के बैठेंगे। अब रेडियो के साथ ये है कि आप कोई और काम कर रहे हैं, आप किचन में कोई है, या कहीं पढ़ाई में है, या कहीं खेत में है, या कोई दुकान पे बैठा है, साथ में रेडियो भी चल रहा है। तो हमारे माध्यम में क्या है, ये हमारे माध्यम की एक बहुत बड़ी विशेषता है। ये उस माध्यम की अच्छाई भी है और ये उस माध्यम की कमी भी है। कमी इस नाते है कि उस आदमी का ध्यान, या जो भी सुन रहा है उसका ध्यान तो कहीं और लगा है। तो हमारी जिम्मेदारी अब क्या बन जाती है, जो भी हम कार्यक्रम निर्माण करते हैं तो हमें ध्यान में ये रखना है कि पहले उस व्यक्ति को, उस श्रोता को अपने कार्यक्रम के साथ जोड़ना है। यानी कि कार्यक्रम की जब शुरुआत हम करेंगे तो वो इतनी आकर्षक होनी है कि वो तुरंत के तुरंत हमारे इससे जुड़ जाए। कार्यक्रम, कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, उसका शुभारंभ, शुरुआत हो आकर्षक होनी चाहिए, तो बड़ी बुनियादी बात। लेकिन रेडियो में ये उस कार्यक्रम के जीने मरने का सवाल है कि कोई श्रोता उस कार्यक्रम को आगे सुनेगा नहीं सुनेगा, वो आपकी पहली पंक्ति या पहला जो शुरुआत जो भी कर रहे हैं आप, और उतने सीमित साधन है, कोई दृश्य नहीं है, कोई चित्र नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये एक, जैसे ये ध्यान रखने की बात कि तुरंत के तुरंत आपका माध्यम ऐसा है जहां तुरंत आपकी बात सुनी जानी है, क्योंकि तो हवा में उड़ जाना है। बिल्कुल। किताब की चीज तो हमारे साथ रखी जीवन भर के लिए, लेकिन रेडियो का कार्यक्रम तो हवा में उड़ जाता, वो जगह तो घेरता नहीं, समय घेरता है। तो वो साथ के साथ उड़े, तो जैसे ही कार्यक्रम कोई चलता है, श्रोता न केवल उसके साथ जुड़ जाए, उसको सुनता चले और समझता चले। इसीलिए जब हम कहते हैं कि रेडियो की भाषा बहुत सरल होनी चाहिए, क्यों सरल होनी चाहिए? क्योंकि वो जाहिर है कि वो अगर जरा सा भी कोई कार्यक्रम अपने में लगा है, जरा सा चूक गया, कोई एक चीज निकल गई तो पूरा तो वो मिस हो जाएगा। वाजपेयी साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमारे सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि इस वार्तालाप के दौरान, इस बातचीत के दौरान अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठते हों रेडियो माध्यम को लेकर के, तो आप बेशक आप टेलीफोन के जरिए आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और हमें खुशी होगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने में। वाजपेयी साहब भी यहाँ हैं, तो इसलिए आप टेलीविजन स्क्रीन के नीचे थोड़ी थोड़ी देर में आपको नंबर दिखाए जाएंगे इस स्टूडियो के। आपसे निवेदन है कि जो भी किसी भी तरह के प्रश्न हो तो आप प्रश्न जरूर पूछें। वाजपेयी साहब ने जो अभी बेसिकली बात कही है वो ये है कि रेडियो का कोई भी कार्यक्रम 4 चीजों से मिलकर बनता है। इन चारों को इन्होंने गिनाया है। स्पोकन वर्ड, उच्चरित शब्द जिसे हम कहते हैं, यानी कि शब्द जो कि मूल आधार है किसी भी रेडियो के कार्यक्रम का। दूसरा उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रभाव, जिनकी वजह से हम अगर कोई नाटकीय दृश्य है या कोई चीज है तो उसमें हम वो बैकग्राउंड हम सेट कर देते हैं, वो उसमें जान डालने की कोशिश करते हैं, वो प्रभाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। तीसरा है म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसके जरिए भी हम
उस जो भी हम बात कहना चाह रहे हैं उसको उभारते हैं। और चौथी चीज है मौन, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं बीच बीच में, कई बार नाटकीय प्रभाव देने के लिए और कई बार हम अपनी बातचीत को अच्छे से समझाने के लिए। बड़ा सिंपल जो एक उदाहरण अगर हम दे दें ताकि मौन, क्योंकि बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते। मौन ऐसी चीज है जो बड़ी मौन रहकर अपना काम करता है। इसके बिना कोई कार्यक्रम बन नहीं सकता, कोई समाचार बुलेटिन नहीं जा सकता, क्योंकि जो कुछ मौन का मतलब है छोटा सा एक पॉज। यानी अगर हम समाचार होता है तो मुख्य जब हेडलाइंस आती हैं तो एक समाचार दूसरे से कैसे अलग होता है, जरा से एक मौन के हिस्से से। और जो आपका कोई वार्ता है तो उसमें जो पैराग्राफ बदलता है, जो भी, यानी व्याकरण का जितना काम हम पॉज के जरिए से लेते हैं। सीधा सा उदाहरण है कि रुको मत जाओ, अब ये 3 शब्दों से कोई वाक्य बना है, रुको मत जाओ, बिल्कुल रुको मत जाओ। अब वहां तो कॉमा लगा लेते हैं, यहां आप कॉमा कहां से लाएंगे? तो जो ये पॉज है, पॉज मतलब रुको और जरा सा पॉज, मत जाओ, तो बात ये हो गई। और रुको मत, पॉज दे दिया, जाओ, तो ये पॉज है। अब देवल साहब, जैसे आपने कहा, इनके बारे में भी अगर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा अलग से कर लें, जैसे शब्द, हमारे जो बुनियादी चीज है रेडियो में शब्द है, लेकिन रेडियो का शब्द भी अलग है। वो शब्द प्रिंट के शब्द से बिल्कुल अलग है। वो कैसे? कोई आर्टिकल छपता है कहीं से, आप उसके लेखक का नाम हटा दीजिए, क्या कोई ये बता सकता है कि फला लेखक का होगा? नहीं बता सकता। लेकिन रेडियो पर जो शब्द है, रेडियो से जो शब्द आता है, वो चूंकि एक जीवित आवाज के माध्यम से आता है, एक मानवीय आवाज के जरिए से आता है, मानवीय उपस्थिति का बोध होता है, एक तो ये बात है। लेकिन साथ ही साथ चूंकि एक आवाज के जरिए से वो शब्द निकला हुआ है, ये शब्द एक दोहरा कोड बनाता है। और यहां पे चूंकि आवाज शामिल है, यानी एक आप आवाज कहीं से आ रही है, उसके जरिए से ही आप जान सकते हो कि ये फला स्टेशन है, फला केंद्र, रेडियो केंद्र है। लोग इतने जो हमारे कार्यक्रम प्रस्तुत करता हुए इतने लोकप्रिय हो जाते हैं कि उनकी आवाज के माध्यम से लोग जान जाते हैं कि भाई ये फला संस्था है, ये फला रेडियो केंद्र है, ये फला रेडियो स्टेशन और फला रेडियो कार्यक्रम है। तो शब्द यहां पे बहुत सारे काम कर रहा है, एक साथ कर रहा है। जो शब्द रेडियो से आ रहे हैं वो आपको उस संस्था की पहचान बता सकते हैं, कार्यक्रम की पहचान बना देते हैं। तो एक तो रेडियो के शब्द इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अब हम कहते हैं कि रेडियो वार्ता, वार्ता क्यों कहते हैं, निबंध क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो किसी आवाज के जरिए से आते हैं, तो उसमें उसकी शर्त ये है कि सुनने वाले को लगे कि ये व्यक्ति हमसे ही बात कर रहा है, जो स्टूडियो में बैठा है, और श्रोता उसका कई 100 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर बैठा हो सकता है, लेकिन जब वो रेडियो सुने तो उसको लगे कि ये व्यक्ति सीधे सीधे मुझसे बात कर रहा है। तो इसीलिए हम जब बार बार कहते हैं कि भाई ये रेडियो वार्ता है, बातचीत है। अब बातचीत है तो बातचीत के साथ ये भी है कि वो भाषा कैसी होगी, वो आत्मीयता की भाषा होगी, प्रेम की भाषा होगी, बोलचाल की भाषा होगी। इसलिए रेडियो में कठिन शब्द हम कहते हैं कि भाई कठिन कठिन शब्द मत लाइए, बहुत उस तरह के टेढ़े मेढ़े उलझे उलझे शब्द नहीं आ सकते। रेडियो पे देखिए हम लिखते हैं तो यह वह लिखते हैं, रेडियो पर हम कहते हैं ये वो कहते हैं, ये और वो कहते हैं। हम कभी अतः नहीं बोलते, क्योंकि हम वास्तव में भी नहीं बोलते, हम इसलिए बोलते हैं। तो तुरंत की तुरंत वो रेडियो के माध्यम की वजह से हमारी तो पूरी भाषा बदल जाती है, बातचीत की शैली आ जाती है। छोटे छोटे वाक्य, हम कहते हैं भाई छोटे छोटे वाक्य रखो, क्यों रखो? इसलिए कि अगर हमने उलझे उलझे वाक्य रखे, जैसे अखबारों में हम पढ़ते हैं कि विगत फला को ऐसे हुआ और 3, तो हम कहते हैं छोटे छोटे वाक्य, बड़े वाक्य को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे वाक्य हों, ताकि सुनने वाला साथ के साथ सुनता चले और साथ के साथ समझता चले। ठीक कहा आपने। श्रोताओं, आपको ये बता दूं कि यहां इस कार्यक्रम में मेरी भूमिका ये भी है कि जो वाजपेयी साहब जो बातें आपके काम की बताएं, उनको मैं समअप करके कुछ पॉइंट्स के रूप में आपको बताऊं। तो अभी जो विशेष बात वाजपेयी साहब ने कही है वो ये कि रेडियो से उच्चरित शब्द या जो कोई भी कार्यक्रम आप सुनते हैं वो आपको परिचय करवाता है उस कार्यक्रम का, कई बार उस व्यक्ति का, कई बार उस संस्था का, क्योंकि कई कई कार्यक्रम, कई व्यक्ति और कई संस्थाएं इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि वो अपने धुन और अपने शब्दों से जाने जाते हैं। लेकिन इसके अलावा उन्होंने जो विशेष बात कही और जो आपको हमेशा अपने ध्यान में रखनी है कि रेडियो के कार्यक्रम बनाते समय आपको हमेशा सरल भाषा का इस्तेमाल करना है, बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, सरल शब्द होने चाहिए, जिससे कि हम आपस में बातचीत करें, उस तरह का प्रभाव पैदा हो। ध्यान रखिए कि रेडियो माध्यम एक दूसरे से बातचीत करने का माध्यम है।
ये वो चीज नहीं है कि एक आदमी बैठकर एक बहुत बड़ी सभा को कोई वक्तव्य दे रहा है, कोई व्याख्यान दे रहा है या कोई भाषण दे रहा है। ये 1 to 1 बातचीत है। इसलिए आपके शब्द इस तरह के हों जिस तरह के आप सामने बैठे हुए किसी मित्र से बातचीत करें। जी जी। जैसे कि अब देखिए एक फर्क ये भी आया ना कि वो जो रेडियो का जमाना था, बड़े बड़े रेडियो होते थे, रेडियो सेट होते थे, तो थोड़ा दूरी रहती थी, तो वहां तो शायद जोर से बोलना चल जाता है। अब तो ट्रांजिस्टर है जो हमारे कान से बिल्कुल नजदीक लगा हुआ है, तो जाहिर हम जब साथ बैठे हैं, अब अभी हम जोर जोर से आपसे चिल्ला के बात करने लगे तो संभव नहीं। हम चूंकि साथ बैठे तो हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो यही बात रेडियो के हर कार्यक्रम में लागू होती है कि 1 मिनट में एक टेलीफोन कॉल है दुमका से। जी जी, स्वागत स्वागत। दुमका से टेलीफोन कॉल, प्लीज बोलिए। जी जी, चलिए डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन आशा है वो दोबारा से कोशिश करें। तो जो मैं कह रहा था कि चूंकि अब ये ट्रांजिस्टर की वजह से बहुत नजदीक है, ये तो बड़ा आत्मीय माध्यम है। तो जब आत्मीयता की बात आती, वही वाली बात, एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि जैसे कि एक दो मित्र हैं, तो वो आपस में जब बात करेंगे तो ये नहीं कहेगा कि हे मित्र महोदय, कल आपने जो चलचित्र देखा, क्या उसके विषय में आप कोई टिप्पणी देने का कष्ट करेंगे। ये औपचारिक भाषा है। बहुत तो वो क्या कहेगा कि बनावटी सुना तुमने कल कोई फिल्म देखी है, बताओ। तो वही चीज, ये लहजा जो है बातचीत का, ये बहुत जरूरी हमेशा हो जाता है हमारे माध्यम को, क्योंकि अंतरंग माध्यम है। बिल्कुल। और जैसे आप कह रहे थे, अब भी जैसे साउंड इफेक्ट्स की बात आप कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। चूंकि कहीं भी हम जीवन में कहीं भी जैसे हो तो कुछ न कोई ध्वनि आसपास तो रहती है। बिना ध्वनि के तो ऐसा बहुत अपवाद हो सकता है जब कोई ध्वनि ना हो। घर हो, दफ्तर है तो दफ्तर में कोई अलग तरह की ध्वनियां हैं, घर है तो घर में दरवाजा खुलना बंद होना, घंटी से लेकर के चाय के प्याले का प्लेट से बर्तन वगैरह, बहुत सारी कई आवाजें। तो वो उन आवाजों को हम क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि साउंड इफेक्ट्स का मतलब एक दृश्य निर्माण करना, क्योंकि ये दृश्यहीन माध्यम है। यहां चूंकि कुछ दिखता नहीं है, इसलिए वो दृश्य निर्माण का प्रयास किया जाता है। वो इस प्रयास में साउंड इफेक्ट्स मददगार होते हैं, जो ध्वनि प्रभाव है। अब ये ध्वनि प्रभाव कई दफे तो इतने ऐसे होते हैं कि जैसे एक बड़ा आसान सा वो चाय गरम और इस तरह की ध्वनियां हैं तो हम समझ जाएंगे प्लेटफॉर्म का दृश्य है, रेल प्लेटफॉर्म का दृश्य है और रेलगाड़ी को। अच्छा, कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जहां पर ध्वनि प्रभाव ऐसे हैं जहां पर शब्द से मिलकर के वो स्पष्ट हो पाते हैं। तो इनकी एक जरूरत हमेशा ये बनी रहती है। और जहां कहीं संभव हो, ध्वनि प्रभाव का एक सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और जैसे कि हम नाटक में देखते हैं, ध्वनि प्रभाव का काम नाटकों में बहुत ज्यादा प्रमुख हो जाता है, क्योंकि वहां एक दृश्य निर्माण साथ साथ चलता है। तो अब देखिए, नाटक चलता है तो नाटक के पात्रों के जूतों की आवाजें तो आपको नहीं सुनाई देती, सब तो वहां उसकी जरूरत नहीं होती, इसलिए उनको हम इस्तेमाल नहीं करते। तो जिन ध्वनि प्रभावों की जरूरत पड़ती हमें, जहां आवश्यक है, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। दुमका से शायद दोबारा कॉल है, प्लीज दीजिए। हेलो, यहाँ आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, हाँ जी, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, आप सब पहले शिक्षक, मेरे सभी शिक्षकों को सर मेरा प्रणाम सर, सबसे पहले। जी जी। और सर मैं पूछना चाहता हूँ सर कि पिछले दिनों ऑल इंडिया रेडियो को एक अवार्ड मिला था पत्रकारिता के लिए। तो सर आज इतने जितने भी माध्यम हो गए हैं, संचार के इतने सारे माध्यम हो गए हैं, लेकिन सर फिर भी मतलब AIR ऑल इंडिया रेडियो या ये संचार की जो साधन सर, रेडियो जो संचार के साधन है, इसको ज्यादा, इसके समाचारों दुर्भाग्यवश टेलीफोन कट गया है। लेकिन जहां तक मैं कुछ समझ पाया हूं, वाजपेयी साहब वो ये कहना चाह रहे थे कि संचार के कई माध्यम हैं, जिसमें जाहिर है कि ऑल इंडिया रेडियो एक प्रमुख माध्यम है। तो उसमें शायद उनकी न्यूज की कुछ बात वो करना चाह रहे थे, लेकिन वो पूरा शायद प्रश्न पूछ नहीं पाए। लेकिन रेडियो के समाचार की एक विशेषता है, एक स्टैंडर्ड है, एक उनका स्तर है। और अगर आपने कोई किसी इनाम की बात सुनी है तो बिल्कुल रही होगी।
मेरे ख्याल से जो सबसे बात है कि विश्वसनीयता की जहां तक बात है, कितने ही माध्यम हो, लेकिन अभी भी देश के लाखों करोड़ों लोगों को ये रहता है कि अगर आकाशवाणी से ये समाचार हमें मिला है तो ये सही है। अभी कोई संदेह की स्थिति नहीं आई है कि आकाशवाणी ने कुछ कहा है तो कोई, जिस तरह के आज इत्तेफाक से हम देख रहे हैं कुछ उस तरह सनसनी फैलाने वाली चीजें, तो रेडियो के समाचार में हमेशा एक संतुलन, विश्वसनीयता है, संतुलन है जी। चलिए, हम बात कर रहे थे तो ध्वनि प्रभाव का तो ये हो गया, और हम एक हमारा जो साधन है वो संगीत है। जी, मौन तो हमारा मददगार है, लेकिन उसकी और भूमिका तो नाटक में कहीं एक आध जगह हो सकती, प्रमुख भूमिका, अन्यथा वो एक मददगार ही रहता हर कार्यक्रम में। संगीत का ये है कि देखिए, हमने संगीत को अपने रेडियो के माध्यम के लिए ढाल लिया है। अब जैसे छोटी सी बात है कि सिग्नेचर ट्यून, संकेत धुन, अब इस संकेत धुन की वजह से भले ये 30 सेकंड की है, लेकिन हम जान जाते हैं कि कौन सा रेडियो केंद्र है। हम उस 30 सेकंड या 15 सेकंड की उस ट्यून से जान जाते हैं कि कौन सा कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात ये, जैसे रेडियो नाटक की बात हम करें तो रेडियो नाटक तो संभव ही नहीं था अगर संगीत नहीं होता। तो हमने जो पर्दा गिरने का काम है, पर्दा खुलने का काम है, वो उसको संगीत से ले लिया, फेड इन फेड आउट करके, संगीत को बढ़ा घटा के। और कहीं जगह बदलनी हो, कहीं दृश्य जैसे कोई नाटक है उसमें से 2000 साल पहले का कोई वो लाना है। अब अगर यही काम दृश्य माध्यम में किया जाए तो बड़ा टेढ़ा काम है, क्योंकि 2000 साल पहले की वेशभूषा, उस तरह का वातावरण सारा लाना मुसीबत का काम है। लेकिन रेडियो पर एक 15 सेकंड का संगीत का एक टुकड़ा लगेगा और 2000 साल पहले हम पहुंच जाएंगे, या कहीं जगह बदलनी है तो पहुंच जाएंगे। तो संगीत को हमने इस तरह अपने लिए ढाल लिया है। और जो संगीत का इस्तेमाल है वो कई बार गाने जो हम सुनते हैं, हमारे संगीत जब हम रेडियो कार्यक्रम बनाएंगे, हमारे विद्यार्थी आगे चलकर बनाएंगे, तो वो कई बार जो कुछ हम कहना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं जहां पर एक कोई बात होती है और साथ के साथ जुड़ा हुआ कोई गाना लगाते हैं, तो वो गाना कई बार हमारी भाषा बन जाता है। और वो एक तरह से एक मददगार, जैसे उस तरह के कार्यक्रम होते हैं देवल साहब, कि जैसे जिसको हम मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम कहते हैं, कई केंद्रों से इस तरह के कार्यक्रम चलते हैं कि कोई जनता की समस्या है, कोई योजना है या कोई शिकायत है, और लोग अधिकारी के पास जाते हैं, आकाशवाणी के जो कार्यक्रम निर्माता हैं, और कई बार उससे जुड़ा हुआ जो है वो गाना उसी तरह आ जाता है। तो वो गाना कई बार व्यंग में होता है कि कोई आश्वासन दिया है और गाना साथ में आया, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। तो वो गाना रेडियो की एक भाषा बन जाता है। बहुत प्रभावी गाना वही है जो कैसेट और जगह जगह उपलब्ध है, लेकिन जब रेडियो से आता है तो रेडियो के कार्यक्रम की एक भाषा अलग से बना देता है। तो ये संगीत का मामला है। तो ये हमारा जो माध्यम है, ये भी है कि हमारे जहां जो दृश्य जो माध्यम है, कई बार क्या होता है जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं तो हम एक ही साथ बहुत सारी चीजें एक साथ देख लेते हैं। सड़क जो पोस्टर लगे हम वो भी देख लेते हैं, अपना वाहन भी संभालते हैं, जो आसपास अगर कोई रेड लाइट पे लोग खड़े हैं उनको भी देख लेते हैं। तो एक साथ बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हमारे जो श्रव्य इंद्रियां हैं वो उतनी सक्रिय भी नहीं है। तो अब रेडियो के साथ ये कि श्रव्य माध्यम है और सब कुछ हमें शब्दों के माध्यम से ही व्यक्त करना है और कोई दृश्य तो है नहीं, तो हमारा काम थोड़ा जटिल हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो ये विद्यार्थी ध्यान में रखें कि अगर आप एक रेडियो का बहुत अच्छा कार्यक्रम बना सकते हैं तो फिर आप बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे फिल्म निर्माता बन सकते हैं। रेडियो सबसे चुनौतीपूर्ण माध्यम है। अगर रेडियो की भाषा पे आपकी पकड़ हो गई, इस माध्यम को आपने पकड़ लिया और उस पर मजबूती आपने रख ली, तो फिर आपके लिए सारे माध्यम बहुत आसान है। तो आइए फिर जल्दी से दोहरा लें कि जो अभी तक हमने जो बातें अभी तक बातचीत की हैं या सीखी हैं, वो ये है कि रेडियो माध्यम, एक तो रेडियो माध्यम की पहुंच, जैसा कि आप जानते हैं, उसकी पहुंच बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक पहुंच है, जो कि टीवी के माध्यम से कहीं ज्यादा है। और इसके अंदर लिटरेसी एक बैरियर नहीं है, क्योंकि जो बिना पढ़ा लिखा आदमी है वो भी रेडियो के माध्यम से उस तक पहुंचा जा सकता है। रेडियो में विश्वसनीयता है, क्योंकि आप जो भी इस माध्यम के जरिए चीजें सुनते हैं, जिन विभागों की बात सुनते हैं वो विश्वसनीय है। इस माध्यम में तीव्रता है, तुरंत ये आप तक पहुंचती हैं, तुरंत चीजें आती हैं। कई बार विजुअल मीडियम को आप तक पहुंचने में कुछ समय लगता है, कुछ देर लगती है, लेकिन बातचीत तुरंत आप तक पहुंचती है। इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि टेलीविजन न्यूज के अंदर जो पहला बाइट आता है, हो सकता है वो खाली टेलीफोन के जरिए होता है, उस संवाददाता का खाली आवाज होती है, बाद में उसके विजुअल्स धीरे धीरे उस स्टोरी में आने लगते हैं। ये माध्यम कम खर्चीला है,
काफी कम खर्चे में, जैसा कि अभी वाजपेयी साहब ने बताया कि अगर आपको किसी काल विशेष का कोई कार्यक्रम बनाना है टेलीविजन का, तो आपको वो परिदृश्य निर्माण करने के लिए बहुत कुछ खर्चा करना पड़ेगा, जबकि रेडियो में बहुत कम खर्चे के अंदर आप इस तरह के कार्यक्रम कर सकते हैं। एक सबसे जरूरी बात जो रेडियो माध्यम की है वो ये है, और जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, कि रेडियो सुनते हुए व्यक्ति हमेशा उसका दिमाग एक्टिव रहता है। वो अपने दिमाग में शब्द चित्र बनाता है। जब आप रेडियो से कोई चीज सुनते हैं, कोई कार्यक्रम सुनते हैं, कोई ड्रामा सुनते हैं, तो उसके विजुअल्स का निर्माण आप स्वयं अपने दिमाग में करते हैं, अपने तरीके से करते हैं। वो जो चित्र निर्माण करते हैं वो आपके अपने परिवेश पर आधारित होते हैं, लेकिन आपका दिमाग उर्वर बनता है इससे। आप कुछ न कुछ एक्टिविटी करते हैं, इसीलिए इसको एक्टिव मीडियम कहा जाता है। जैसा कि विजुअल मीडियम में आपको कोई कॉन्क्रीट इमेज दे दी जाती है, उस तरह का यहां नहीं है। अगर एक ड्रामा का दृश्य चल रहा है तो आपको वो पात्र अपने दिमाग में बनाने होते हैं, और ये रेडियो की एक बहुत बड़ी खूबी भी है। वाजपेयी साहब ने रेडियो की भाषा की बात की कि वो बहुत सरल होनी चाहिए, वो बहुत जटिल नहीं होनी चाहिए, ताकि लोगों के समझ में आ जाए और ताकि उनको दोबारा सुनने की आवश्यकता ना पड़े। जी, और बहुत आत्मीयता की भाषा होनी चाहिए। जी। अच्छा डॉक्टर देवल, जैसे आपने बहुत सारी विशेषताएं रेडियो माध्यम की बता दी, तो इसमें ये जो आप त्वरित की बात कर रहे थे, तो अब देखिए हर लिहाज से, जैसे आपने स्वयं भी ये बात कही कि कहीं कोई, यानी रेडियो में क्या है कि एक वही व्यक्ति शोध कर सकता है, वही व्यक्ति आलेख लिख सकता है, वो स्वयं जाकर के रिकॉर्डिंग कर सकता है, वो स्वयं जाकर के एडिटिंग कर सकता है, स्वयं पूरा प्रोग्राम बना के, यानी एक व्यक्ति से भी। लेकिन ये दूसरे माध्यमों में संभव नहीं। अब जैसे एक फिल्म है तो उसमें कितने तरह के लोग शामिल हो जाते हैं, टेलीविजन के साथ भी वही समस्या है। तो ये माध्यम इसीलिए इतना सस्ता है, इतना, और तुरंत के तुरंत, जैसे आप स्वयं कह रहे थे, सुलभ है, आजकल सुलभ भी बहुत, और सुलभ है, बहुत कम पैसे में मिलता है। बिजली चली गई है तो कोई परवाह नहीं। आप गांव में जाइए जहां बिजली अभी या तो बहुत आती जाती बहुत ज्यादा, जहां संकट है बिजली का, तो वहां यही एक माध्यम है और जो हमारे सीमा पर जो लोग हैं उनके लिए रात 24 घंटे के लिए एक माध्यम है जो सूचना देता है, खिड़की है उनके लिए। बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसी खिड़की जो पूरी दुनिया से, एक रेडियो ऐसी खिड़की है जो पूरी दुनिया से जोड़ती है, सारी सूचनाएं देती है, सारे तरह के, आपको एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, एक अच्छा सजग और चेतनशील और जागरूक नागरिक बनाने के लिए तमाम सारी योजनाओं के बारे में बताती है। गांव-गांव में जो रिमोट बिल्कुल दूर दराज में लोग हैं, उनको उस तमाम सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की या केंद्रीय सरकार की, उनके अब उसकी वजह से उस जब उन्हें पता होता है तब वो अपने उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पंचायत से लेकर के जहां भी। तो एक विकास में एक साझेदारी करना, ये एक रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका है जो ये अब तक निभा रहा है। और इसने अपने, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे बच्चे हो और चाहे विद्यार्थी हो, सब के लिए, जिसको हम कहते हैं स्पेशल ऑडियंस कार्यक्रम कहते हैं, विशिष्ट श्रोता वर्ग के लिए जो कार्यक्रम करते हैं, वो इस तरह के कार्यक्रम ये रेडियो करता है। और समय को देखते हुए डॉक्टर देवल, मुझे लगता है कि अगर हम जो कुछ इधर बदलाव आए हैं, क्योंकि विद्यार्थी हैं, नए नए सपने लेकर के आए हैं इस माध्यम से जुड़ने के लिए, तो अगर हम जो बिल्कुल जो बदलाव हुए हैं पिछले वर्षों में, खासकर इन वर्षों में, उनके विषय में थोड़ी थोड़ी चर्चा अगर हम करें, तो बाकी जो इतिहास है वो सब किताब में है, लेकिन हम वर्तमान की बात करें, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नए नए आयाम जुड़े हैं रेडियो के प्रसारण में, तो उनका ध्यान रखना भी शायद बहुत जरूरी है हमारे विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल जी, क्योंकि कई सारी चीजें तो आपको अपनी जो मुद्रित पाठ्य सामग्री आप तक पहुंची है उसके अंदर मिल जाएंगी, आपको वो सारी चीजें आपको दी हुई हैं, लेकिन हम उसमें कुछ और इजाफा करना चाहते हैं, कुछ उसमें हम आपको और कुछ बताना चाहते हैं जो कि अब तक नए नए रेडियो के क्षेत्र में जो चीजें आई हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो इग्नू के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने इग्नू में एडमिशन लिया है, शायद वो जाहिर है इस बात को अब तक जान गए होंगे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नोडल एजेंसी है एक ऐसी एफएम एजुकेशनल रेडियो चैनल का जिसका नाम है ज्ञानवाणी। ज्ञानवाणी के 26 केंद्र अभी पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं, और ये 26 केंद्र
एफएम के फुल फ्लेज्ड रेडियो स्टेशंस हैं, जिनकी पहुंच करीब 70-80 किलोमीटर के एरिया में होती है, और इन स्टेशंस के ऊपर शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसके अंदर जनरल एनरिचमेंट के प्रोग्राम भी होते हैं और टिपिकली सिलेबस बेस्ड प्रोग्राम भी होते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा कई स्टेशंस के ऊपर जैसे कुछ आप कोई एडमिशन लेना चाहते हैं कहीं, या किसी कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी के लिए भी कई सारे कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। आप चूंकि इग्नू से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको पता लगेगा कि इन कार्यक्रमों के जरिए भी, इन स्टेशनों के जरिए भी इग्नू अब रेडियो काउंसलिंग करने लगा है, और आप तक उनका शेड्यूल पहुंचेगा, और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस रेडियो काउंसलिंग में अवश्य भाग लें। तो एक तो ये नया बदलाव है जो शिक्षा के क्षेत्र में आया है कि एक नई पूरी सीरीज ऑफ स्टेशंस जो हैं खाली शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और आगे भी इनके बढ़ने की संभावना है। पहले फेज के अंदर 40 रेडियो स्टेशंस होने वाले हैं जी। और एक कम्युनिटी रेडियो, जी हाँ, सामुदायिक जो रेडियो है, वो एक बहुत बड़ा आयाम है। जैसे कि अभी आपके जामिया मिलिया में कम्युनिटी रेडियो चल रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय में कम्युनिटी रेडियो चल रहा है। इस तरह अब ये क्या है, ये पहले तो हम ब्रॉडकास्टिंग करते थे, यानी बहुत दूर तक जाना। अब ये उसका एक तरह से विपरीत है, नैरो कास्टिंग, यानी कि जो एक समुदाय है उसकी सेवा करना, तो इसका बड़ा लाभ मिलेगा। और एक समुदाय की जो आवश्यकताएं हैं उनके हिसाब से ये रेडियो प्रसारण उसमें उस पूरे समुदाय के लिए बड़ा मददगार होगा। बिल्कुल, ये तो ये बहुत बड़ी चीज है, और ये एक नया बहुत व्यापक पैमाने पाने, अभी ये शिक्षा तक सीमित है, फिर ये और नया रूप लेगी, और उससे काफी कुछ बदलाव इस देश में मदद मिलेगी, विकास की जो प्रक्रिया है, क्योंकि आम लोग इसमें भागीदार होंगे उस विकास की प्रक्रिया में। बिल्कुल। अभी तक जो है रेडियो सिर्फ ये समझा जाता था कि एक कहीं किसी सेंट्रल लेवल से एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन से प्रोग्राम दिए जा रहे हैं, लेकिन अब घर घर तक, आम जनता तक इस रेडियो की पहुंच हो जाएगी, जैसा कि आपने बताया, इस तरह के कम्युनिटी रेडियो सेंटर्स की बदौलत, क्योंकि उनके अंदर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा, वही लोग प्रोग्राम बनाएंगे, उन्हीं लोगों के लिए प्रोग्राम होंगे, वही लोग मैनेज करेंगे। इसके अलावा एक दूसरी तरह के रेडियो स्टेशंस की तरफ जो आपने संकेत किया है, जिन्हें हम कैंपस रेडियो कहते हैं, कि कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, वो अपने यहाँ एक छोटा सा रेडियो स्टेशन खोल सकते हैं, जिसकी सीमा करीब 5 किलोमीटर के आसपास होती है, और उसके द्वारा वो उस कैंपस के अंदर अपने कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, छात्रों से बातचीत करते हैं, फैकल्टी का आपस में डिस्कशन होता है, और भी कई तरह की चीजें होती हैं। तो अब सिर्फ एक ही प्रकार की प्रसारण सेवा नहीं रह गई है, अब कई तरह की चीजें हैं जो धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं। और चूंकि आप इस रेडियो माध्यम को पढ़ रहे हैं, चूंकि आप इस रेडियो माध्यम में जाना चाहते हैं, तो हम इसलिए भी आपको ये चीजें बता रहे हैं कि भविष्य में कहीं इन प्रसारण सेवाओं के अंदर आपका योगदान भी हो सकता है, आप भी इनके अंदर कोई काम ढूंढ सकते हैं, कोई मौका आपको मिल सकता है प्रोग्राम बनाने का, या इनमें काम करने का, या इनसे जुड़ने का। जी। और एक जो फोन इन प्रोग्राम है, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेडियो के साथ ये था कि जैसे जो हमारा बातचीत का माध्यम, उसमें हमें फीडबैक तुरंत मिलता है, या हम नाटक करते हैं तो हमें तालियां मिल जाती हैं, कोई सम्मेलन, वो उस तरह का। अब रेडियो में क्या होता है कि स्टूडियो में बैठ के कोई कार्यक्रम बना रहा है, अब वो उसका कोई कौन सुन रहा है और उसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है ये नहीं पता, बाद में पता लगता था, बहुत देर से कोई चिट्ठी लिखता था उस तरह। अब ये है कि ये फोन इन में ये इंटरेक्टिव बन गया, द्वितरफा माध्यम एक तरह से बन गया। बिल्कुल। अब इसका लाभ ये मिला है कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री स्टूडियो में बैठ जाते हैं, और मंत्री आते हैं, या बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, और जनता उनसे सीधा संवाद करती है। अब ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक इतना वरदान ये साबित हुआ है कि जिसमें एक आम गरीब आदमी वो सीधे सीधे संवाद कर सकता है, न केवल उनसे। अच्छा, अब जैसे कुछ स्वास्थ्य वाले कार्यक्रम होते हैं, तो ऐसे डॉक्टर जिनसे मिलना भी शायद एक गरीब आदमी के लिए मुनासिब बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक फोन इन कार्यक्रम के जरिए से वो बड़े से बड़े एक्सपर्ट से एक गरीब आदमी बात करता है। उसका लाभ कई बार ये देखा गया है कि स्वयं एक्सपर्ट कहता है कि अच्छा आप अमुक समय दिन आइए और हमसे मिल लीजिए। तो
अच्छा, अब इस तरह से इसी को हम और विस्तार से ले जाएं, कैरियर काउंसलिंग की बात है, जाने कितने तरह के इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जहां फोन इन से एक सीधा सीधा श्रोताओं को लाभ मिल रहा है। ये एक बड़ा क्रांतिकारी एक परिवर्तन है, बिल्कुल। मतलब एक नया आयाम है हमारे इस प्रसारण, रेडियो प्रसारण की दुनिया में। और एफएम आप सब जानते हैं, अब एफएम में दो तरह के काम है। एक तो एक मनोरंजन बहुत का एक दायरा बढ़ गया, तो एफएम के जो हमारे अब बड़ी मांग, जगह जगह से मांग हो रही है कि हमारे यहाँ एफएम केंद्र जरूर, एफएम सेवा जरूर लाई जाए। फिर ये प्राइवेट एफएम वाले आ गए, तो वो उनका एक अलग तरह का एक अपना इस एक पहचान उनकी अलग से आ रही है। तो ये भी एक नया आयाम है जहां रोजगार के जरिए भी जाहिर है कि बढ़ रहे हैं। उनके एंकरिंग के लिए एंकर्स की जरूरत है। अब ये अलग अलग शहरों में प्राइवेट एफएम आ रहे हैं, तो जाहिर है कि रोजगार के उस तरह से साधन भी बढ़ रहे हैं। जिस इंटरैक्टिविटी या दुतरफा कम्युनिकेशन की आपने बातचीत की, वो शिक्षा के अंदर और भी ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि एक ही तरह वन वे कम्युनिकेशन शिक्षा के लिए उतना उपयोगी नहीं होता। हाँ ठीक है, उससे मदद मिलती है, सहायता मिलती है, लेकिन ज्यादा जरूरी उस तरह का कम्युनिकेशन है जबकि छात्र और शिक्षक के बीच में दुतरफा कम्युनिकेशन हो, यानी वो भी कुछ प्रश्न पूछ सकें और या अपने कमेंट्स दे सकें या कुछ न कुछ उस बातचीत के अंदर हिस्सा ले सकें। और जाहिर है कि ये नई जो विधाएं हैं, जैसे कि फोन इन प्रोग्राम का आपने जिक्र किया, या रेडियो काउंसलिंग होती है, या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जिसके जरिए हम अभी आपसे बातचीत कर रहे हैं, अभी अभी आपने सुना कि दुमका से एक टेलीफोन कॉल था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यों ही दुतरफा कम्युनिकेशन होता है बोथ वेज, तो उससे सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। और जो एजुकेशन का मकसद है शिक्षा का, कि किसी बात को अच्छी तरीके से आपको समझाना, तो उसमें काफी हद तक सफलता मिलती है। जी, और अब डिजिटल जो ब्रॉडकास्टिंग आई है, अब क्या है कि आपके टेलीविजन सेट पे रेडियो के चैनल मौजूद हैं और डीटीएच के जरिए से, तो वे एक नए तरह का काम है। बिल्कुल, क्योंकि अब जैसे ये कहा जाता था कि अब वो टेलीविजन की वजह से अब ऐसा हो रहा है, वो तो अब टेलीविजन में ही रेडियो चैनल मौजूद है और बहुत से लोग उसका, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, प्रसारण का जो गुणवत्ता इतनी है, उसमें संगीत सुनना एक अलग आनंद है, तो ये डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग की वजह से इस गुणवत्ता बहुत बढ़ गई है। तो ये एक नया आयाम है और इसकी वजह से जो अगर अब ये आसान हो गया है कि आप दुनिया भर के कहीं से रेडियो केंद्र को कहीं भी बैठ करके जो सुन सकते हैं उपग्रह की मदद से। इसी तरह से एक रेडियो ब्रिज कार्यक्रम होता था, पहले बड़ा खर्चीला होता था क्योंकि टेलीफोन लाइंस बुक होती थी और बड़ा, लेकिन अब ये उपग्रह की वजह से एक बड़ा आसान हो गया कि आप अलग अलग शहरों में, जैसे अभी ये कार्यक्रम में हम लोग बैठे हैं, तो आप रेडियो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जितने शहर आप चाहें, 6-7 शहर उनको जोड़ लें और वहां के विशेषज्ञ अपनी अपनी जगह पे बैठ के और वो पूरे देश भर से बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत एक ऐसा आयाम है जिससे हमारे, और अब ये नहीं रहा कि दिल्ली केंद्र पे बैठे, अब आप चेन्नई और सबको जोड़ लेते हैं, तो पूरे भारत को आप जहां चाहें जिस कार्यक्रम की जरूरत के मुताबिक वहां के विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये भी एक नई चीज हुई और अच्छी चीज हुई है। नहीं, बिल्कुल, ये एक नया आयाम जुड़ा है कि अब हम रेडियो के माध्यम से कई जगह एक साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं, कोई समस्या सुलझा सकते हैं, किसी समस्या पर चर्चा कर सकते हैं और किसी भी विषय के रूप में बातचीत कर सकते हैं। दूसरा, जैसा आपने कहा कि अब टीवी पर कई रेडियो की चैनल्स उपलब्ध हैं, इसके अलावा आप कंप्यूटर में इंटरनेट के जरिए आप रेडियो स्टेशंस को सुन सकते हैं। रेडियो के छोटे छोटे कैप्सूल्स आपको इंटरनेट पे बहुतायत से मिल जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर विजुअल्स को लेना, डाउनलोड करना तो कई बार मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसके लिए कुछ आपको ऐसी बैंडविड्थ चाहिए जो अगर आपके पास नहीं है तो हो सकता है वो बहुत स्लो होंगे या ठीक से ना हो पाए। लेकिन रेडियो के कार्यक्रम सुनने में या रेडियो के चीजें सुनने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो ये नई नई चीजें हैं, ये सब इशारा करती हैं कि आज के जमाने में सारी टेक्नोलॉजीज एक साथ जुड़ रही हैं। टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर्स, सेल फोन, इंटरनेट, ये सारे जुड़ के कन्वर्ज होकर के किसी एक तरफ जा रहे हैं और सभी का एक ही एम है कि किस तरह से जो इन सुविधाओं को प्राप्त करना चाहता है एक ही रूप में उसके पास पहुंचा जाए। जी, ये आपने बहुत अच्छा किया। ये जो दो आयाम आपने और बताए, एक इंटरनेट वाला, जी, तो ये भी एक उपलब्ध, क्योंकि अब इंटरनेट चूंकि उपलब्ध हो गया है गांव-गांव तक, तो उसके माध्यम से भी हम रेडियो की सेवाओं का, रेडियो प्रसारण का लाभ उठा सकते हैं।
और मोबाइल का आपने जिक्र किया, मोबाइल पर अभी फिलहाल एफएम चैनल उपलब्ध हैं। कल को हो सकता है ये और गति पकड़े और दूसरे जिनको और ऐसे चैनल हैं और ऐसे रेडियो केंद्र हैं, रेडियो प्रसारण हैं जो हमें मिल सकते हैं ये सेल फोन पे। तो ये एक और विस्तार है। विस्तार का क्या कि आपके पास अगर ट्रांजिस्टर सेट नहीं है अगर जेब में छोटा सा, तो कम से कम मोबाइल के जरिए से तो आप संगीत से और एफएम के संगीत खास करके नगरों में, बड़े शहरों में तो आप जुड़े हुए हैं। इसी तरह से फिर क्या हुआ है कि देखिए नए आयामों में ज्यों-ज्यों अगर आयाम जुड़ते हैं तो उसके साथ कुछ उससे जुड़ी हुई कमर्शियल बातें भी आ जाती हैं। तो अब रेडियो के अंदर भी पे चैनल्स भी हैं कि जिस तरह जो उपग्रह के जरिए वो उन चैनल्स को अगर आपको प्राप्त करना हो तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो हो सकता है आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा ऐसी काफी सारी चैनल्स आएंगी कि जिनको आपको कुछ उसके लिए कुछ पेमेंट करना होगा, तभी आप उस चैनल को सुन सकते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है शिक्षा का, सूचना का और मनोरंजन का, तो जाहिर है कि रेडियो बहुत ही सुलभ और सस्ता साधन है जो आज भी मौजूद है। और चूंकि हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा की बात करते हैं, इसलिए शिक्षा में रेडियो का महत्व कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। जी जी जी। और सबसे जैसे अभी हम जिक्र कर चुके हैं कि ये जो कैंपस रेडियो है ये निरंतर बढ़ता जा रहा है और इससे जो है इसका लाभ बहुत मिलेगा सीधा सीधा, और ये विद्यार्थियों के लिए निश्चय ही एक वरदान की तरह साबित होने वाला है। और जाहिर है कि आपका ये जो इग्नू का जो है वो तो अपनी जगह एक अनूठा एक प्रयोग है ही है और जो कामयाब है और पूरी तरह कामयाब है। आजकल सरकार का जो सरकार की पॉलिसीज हैं वो भी कुछ इस तरह की हैं कि वो खुद प्रमोट करते हैं कि इस तरह के छोटे छोटे स्टेशन खुलें। बहुत आसानी से अब किसी भी कैंपस को अपना रेडियो स्टेशन खोलने का लाइसेंस मिल सकता है। उसी तरह सरकार ने काफी ढील दी है अब कम्युनिटी रेडियोज के मामले में, और एप्लीकेशंस इनवाइट करती हैं वो एनजीओ से या किसी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से जो कि इस प्रकार के रेडियो स्टेशन चलाना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार का रुझान अब इस बात की तरफ है कि ये माध्यम ऐसा है जिससे आम लोग जुड़ें और इसको विकास के कामों में इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, तो उसी के अंदर सबकी भलाई है। और इसीलिए ये बहुत सारा लिबरलाइजेशन इसी बात की ओर संकेत करता है कि अब आप अपना रेडियो स्टेशन खोल सकते हैं, अपने रेडियो स्टेशन चला सकते हैं, एक ग्रुप, एक एनजीओ को भी लाइसेंस मिल सकता है। तो अब जरूरत इस बात की है कि किस तरह से ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएं जो आपकी कम्युनिटी है उसके लिए वास्तव में वो लाभप्रद हो। ये बहुत अच्छा बिंदु है जो आना चाहिए था कि जब से कंप्यूटर आ गया है तब से बहुत सारे ये टेप, बहुत सारी मशीनें, उनकी जरूरत नहीं रह गई। एक कंप्यूटर है, बस कंप्यूटर से आपका कम्युनिटी रेडियो बड़े आराम से चल सकता है। पूरा रेडियो स्टेशन कंप्यूटर के जरिए से, उसमें हजारों लाखों गाने भरे हैं, सब कुछ भरा उसमें, उसके माध्यम से रिकॉर्डिंग, एडिटिंग सब कुछ संभव है। तो एक कंप्यूटर ने एक बहुत बड़ी क्रांति रेडियो प्रसारण में की, इसमें भी कोई शक की बात नहीं। आप चूंकि रेडियो कार्यक्रम निर्माण के छात्र हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप अपने इस कोर्स के दौरान उन तकनीकों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से रेडियो के कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है अब आप ये भी सीखेंगे कि कंप्यूटर के आ जाने से रेडियो कार्यक्रम बनाना कितना आसान हो गया है। पहले एडिटिंग में या रिकॉर्डिंग में जिस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अब कंप्यूटर ने वो बहुत सारी चीजें बहुत आसान कर दी हैं। बहुत इजीली आप एडिटिंग कर सकते हैं, उन चीजों को स्टोर कर सकते हैं। और जैसा वाजपेयी साहब ने कहा कि अब एक ही आदमी कई बार, तो अगर एक आदमी किसी एक कंप्यूटर के साथ है तो वो कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर ब्रॉडकास्ट तक का काम कर सकता है उसके अंदर। तो इसने वास्तव में एक बिल्कुल नया आयाम दिया है रेडियो के प्रसारण को, और डिजिटाइजेशन के बाद में ये सारी चीजें और बढ़ गई हैं। तो सबसे बड़ी तो गुणवत्ता बढ़ी है। जो अब पहले ये जो परेशानी एक रहती थी कि अब आप गाड़ी में चले जा रहे हैं, सबसे ज्यादा तो आप देखिए महानगरों में लाखों लोग वो गाड़ियों के माध्यम से, क्योंकि गाड़ी में एफएम चलता है, रेडियो चलता है, तो इसने एक तो ये आसान कर दिया कि लिसनिंग बहुत बढ़ा दी है, बहुत आसान कर दी है। क्योंकि मीडियम वेव में थोड़ी परेशानी आती थी, जो उस तरह की जो नॉइज आता था, अब उसका भी एक समाधान आगे चल के निकाला जाने वाला है। तो ये डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग ने, मुझे लगता है सबसे बड़ी क्रांति तो इसकी वजह से
संभव हो पाई है। तो कुल मिलाकर के हम अगर सम अप करना चाहें तो ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें ये आवाज की दुनिया है और आवाज की दुनिया का एक अपना जादू है। तो जो भी आप लोग इस जादू को जितना ज्यादा से ज्यादा उस पे रख सकते हैं, एक आत्मीयता का लहजा, एक दोस्ताना लहजा, एक सरल सी भाषा, एक प्रेम की भाषा, बातचीत की भाषा उसमें रहे, तो जाहिर है कि अब ये जो साधन आ गए हैं जिनका हम सब जिक्र कर चुके हैं, इन्होंने वो तो गुणवत्ता, प्रसारण गुणवत्ता को तो बढ़ा ही दिया है। बस अब वो जो कार्यक्रम है उसकी गुणवत्ता आपको देखना है कि उसमें जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा हो, बहुत सरल हो, सबकी समझ में आए। भले ही कोई विज्ञान का विषय हो, लेकिन वो जो एक गरीब कोई बैठा हुआ है जो कोई चाहे वो सब्जी की बेच रहा है उसको भी समझ में आए आपकी बात, और जो इंटेलेक्चुअल है उसको भी, बुद्धिजीवी है उसको भी आपकी बात समझ में आए, अच्छी लगे। तो ये एक माध्यम ऐसा है जो बड़ा आत्मीय माध्यम है, जो आपके चाहने वाले पूरे पता नहीं कहां कहां आपके चाहने वाले बना देता है, और वो आपकी पूंजी होते हैं। तो हम आने वाले कार्यक्रमों में इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर, कार्यक्रम निर्माण के पहलुओं की और विशद चर्चा करेंगे और अलग से उनके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन आज के इस पहले कार्यक्रम में हमने रेडियो माध्यम की कुछ विशेषताओं का जिक्र किया, इसमें जो नई नई चीजें हो रही है उनके बारे में बातचीत की। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।